हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें फलनों के संयोजन के बारे में पढ़ना है। फलनों का संयोजन मतलब कि हमें एक और एक से ज़्यादा फलनों को आपस में मिला दिया जाए तो उससे संयोजन बनता है। किस प्रकार से? मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि f सच दैट 1 3 4 से 1 2 5 तथा g सच दैट 1 2 5 से 1 3 और f इक्वल दिया है 1,2 3,5 4,1। मतलब हमारे पास जो f समुच्चय दिया गया था, संबंध दिया था f के 1 3 4 से 1 2 5, तो वो जो संबंध बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है कि 1 का जो प्रतिबिंब है वो 2 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है और 4 का प्रतिबिंब 1 है। फिर ऐसे ही g में जो प्रतिबिंब बनते हैं, 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 3 और 5 का प्रतिबिंब 1 है। द्वारा प्रदत्त है तो g ऑफ f ज्ञात कीजिए। इसको पढ़ते कैसे हैं? g ऑफ f, यानी कि g के रिस्पेक्ट में f फंक्शन है यहाँ। अब किस प्रकार से हल होगा? हमारे पास जो दिया हुआ था उन्हें लिख लिया कि f फंक्शन दिया हुआ है, g फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए, g ओ f ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ हल कैसे किया जाएगा। यहाँ f के जो फंक्शन के संबंध दिए गए हैं, जो संबंध है किस प्रकार से कि 1 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का 5 है, 4 का 1 है। तो अगर इसको मैं लिखूँ कैसे बनेगा कि f1, मान लीजिए अगर हम f में 1 रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुझे सहप्रांत में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ऐसे ही f3 क्या मिलेगा? 5 और f4 क्या मिलेगा? 1। ऐसे ही g के निकाल लें तो g1 कितना मिलेगा? 3, g2 मिलेगा 3 और g5 मिलेगा 1। अब इसको हल करते हैं जो उसने पूछा है। देखिए, पूछा है उसने g ऑफ f, तो g ऑफ f निकलेगा कैसे? f की जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर फंक्शन जो रखा जाएगा इसके साथ x होता है। अब यहाँ पर हमारे पास x नहीं दिया गया तो क्या दी गई? वैल्यूज दी गई है 1 3 4। तो मुझे इन तीनों वैल्यूज के मान इसके साथ रख के निकालने होंगे, तब मेरे पास जी ऑफ एफ पूरा आएगा। किस प्रकार से? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी ओ एफ 1, सबसे पहले 1 था, 1 लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए, ओ हटेगा, ये जो ओ लिखा हुआ है जी ओ एफ, इस ओ को हटाएंगे तो हम ऐसे प्रकार से लिखेंगे जी ब्रैकेट में F1, मतलब दोनों का एक ही है। हल करने का तरीका है। अब यहाँ से देखिए F1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? F1 इक्वल क्या था? 2। तो F1 को हटाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, तो अब ये क्या बना? G2। अब देखिए G2 मेरे पास कहीं होगा, ये देखिए G2 ये रहा। तो G2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो G2 की वैल्यू क्या लिखूंगा? 3। तो इन शॉर्ट जी ऑफ F1 मेरे पास क्या मिला? 3 मिला। इसी प्रकार अब हम जी ऑफ F3 निकालते हैं तो जी ऑफ F3 कितना आएगा? अब सबसे पहले इसको F3 लिखा, F3 की वैल्यू देखे मेरे पास कितनी? 5 है, G5 हो गया। और G5 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 आ गया। अब इसी प्रकार जी ऑफ F4, तो ये मिलेगा F4 कितना है मेरे पास? 1 दिया हुआ है, F4 की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 आ गई। और ये बना G1, और G1 कितना है? 3, तो 3 मिल गया। तो इस प्रकार से जी ऑफ एफ की जो सारी वैल्यूज की आई वो क्या क्या आई? देखिए, अगर हमने 1 रखा था तो हमें 3 मिला, तो इनके 1 का प्रतिबिंब 3 हो गया। फिर इसी प्रकार 3 का प्रतिबिंब 1 मिला और 4 का प्रतिबिंब 3 मिला। तो ये हमारे क्या बने? इनके प्रतिबिंब बने और जी ऑफ एफ की वैल्यू मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल होगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एफ एच के, और एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल होगा एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच के। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ एफ जी और एच आर से आर में फलन दिए गए हैं, तो एफ प्लस जी ऑफ एच। अब देखिए, यहाँ ब्रैकेट में हमने एक्स लिख दिया क्योंकि फंक्शन एक्स का होना जरूरी होता है। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में कभी दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे जरूर। लास्ट में हम इसको हटा देंगे, सिर्फ यहाँ लिखने के लिए इसका बताया गया है। तो f प्लस जी ऑफ एच एक्स लिखा है। अब इस o को हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? h कहाँ जाएगा? ब्रैकेट में, तो f प्लस जी ब्रैकेट एच एक्स आ गया। अब इस एच एक्स की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही। तो क्या आएगा? एफ ऑफ एच एक्स और प्लस जी ऑफ एच एक्स, या इसको ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये होगा साइन लग जाएगा, तो एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब इस देखो, एक्स को तो हमने ऐसे ही लगाया था फंक्शन डिनोट करने के लिए, इसको हटा दें तो क्या बनता है? एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो ये क्या बना? एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल आ गया एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये हमारा प्रूफ हुआ। इसी का सेकंड पार्ट, एफ इंटू जी ऑफ एच, एक्स ले लिया साथ में, यहाँ पर फंक्शन एक्स ले लिया हमने। अब इसको भी ऑफ हटाऊंगा तो ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिए, तीनों मल्टीप्लाई में होंगे तो तीनों के साथ हो जाएगा, दोनों के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एफ इंटू एच एक्स और जी इंटू एच एक्स, या ब्रैकेट हटाएंगे तो ओ लग जाएगा एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच। एक्स को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारा प्रूफ हुआ। नाउ
क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल मोड एक्स तथा जी एक्स इक्वल मोड 5x माइनस 2 और एफ एक्स इक्वल 8x क्यूब तथा जी एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/3। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में आपके कई बार आ चुके हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट पार्ट्स का देखते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल मोड एक्स दिया है, जी एक्स इक्वल मोड 5x माइनस 2 दिया हुआ है। सबसे पहले जी ऑफ एफ की बात करें तो जी ऑफ एफ एक्स ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही दिया हुआ था इसलिए हमने एक्स ही ले लिया है। अगर यहाँ पर एफ एक्स की जगह एफ वाई होता तो मैं वाई लिख लेता, तो यहाँ का जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अब ओ का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, तो जी ऑफ ब्रैकेट अगले एफ एक्स आ गया। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास, मोड एक्स दी हुई है, तो हमने एफ एक्स को हटाया और जी मोड एक्स आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जी एक्स भी दिया हुआ है। अब यहाँ हुआ क्या, जब यहाँ एक्स था तो यहाँ पर एक्स था, अब यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आ गया, मोड एक्स आ गया। तो यहाँ जो जी एक्स का जो फंक्शन रहा होगा उसमें ये एक्स हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये मोड एक्स से ये रिप्लेस हो जाएगा। भाई ये एक्स की वैल्यू होगी ना पूरी, अब ये पूरा हमारे पास क्या बना, ये एक्स की वैल्यू बनती है। तो जी एक्स यानी कि 5x माइनस 2। अब यहाँ एक्स की वैल्यू मोड एक्स हुई तो मोड एक्स हम वहाँ रख देंगे इसमें उठा के, तो ये मोड 5x की वैल्यू क्या है, मोड एक्स, और ये -2 एज इट इज रहा। तो ये हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली, मोड 5 मोड एक्स -2 का मोड। नाउ एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले जी एक्स आया तो ब्रैकेट में हमने क्या लिखेंगे, जी एक्स को ब्रैकेट में लिख देंगे, ओ का साइन हटेगा तो एफ ऑफ जी एक्स आ गया। जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी, मोड ऑफ 5x माइनस 2, तो मोड ऑफ 5x माइनस 2 आ गया। अब यहाँ एफ एज इट इज रहा। अब देखिए पूरी की पूरी वैल्यू क्या बनी, ये पूरी वैल्यू एक्स बन गई इस एफ के लिए। तो यहाँ पर एक्स था तो मोड एक्स था, मतलब इस मोड के अंदर एक्स रखा हुआ था। अब इस एक्स को हटाएंगे क्या आ जाएगी, मोड ऑफ 5x माइनस 2। अब चूंकि यहाँ पर पहले से ही मोड है और इसमें मोड आया, तो ऐसा हम नहीं रख सकते कि मैं डबल मोड लगा दूंगा, मोड सिंगल ही रहेगा। अब वो 2 बार आए या 3 बार आए लेकिन वो लगेगा एक ही बार। तो क्या है कि x को हटाएंगे और इस मोड 5x माइनस 2 को उसकी जगह पर हम रख देंगे, तो क्या लगा, मोड ऑफ 5x माइनस 2। अब देखिए डबल मोड लगना था लेकिन डबल मोड का कोई औचित्य नहीं बनता है ना। क्वेश्चन पर इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट पे हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल 8x क्यूब और जी एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 1/3। यहाँ पर फैसला पहले वही जी ऑफ एफ एक्स निकाल लें, ओ हटेगा तो एफ एक्स पे ब्रैकेट में आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 8x क्यूब दी हुई है, तो अब ये 8x क्यूब ये पूरी की पूरी क्या वैल्यू बन गई, x की वैल्यू बन गई g के लिए। तो यहाँ पर x था, इस x को हटाएंगे और 8x क्यूब को इसकी जगह पर रख देंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो हमने 8x क्यूब x की जगह पर रखा और पावर 1/3 थी, वो पावर 1/3 एज इट इज रही। अब देखिए पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट हुआ। अब अगर 8 का क्यूब रूट निकलेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और x की पावर 3 और ये पावर 1/3, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2x आंसर आ गया। फिर इसी प्रकार एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो जी एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा, तो एफ जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3। अब ये एक्स की पावर 1/3 क्या बना, एफ के लिए एक्स की वैल्यू बन गई। ये x आया तो x हमारे पास यहाँ है, इस x को हटाऊंगा और x की पावर 1/3 वहाँ पर रख देंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो 8 एज इट इज रहा, 8 एज इट इज रहा, x को हटाया और x की पावर 1/3 रख दिया और इसकी पावर 3 थी, वो 3 एज इट इज रहा। अब देखिए इस 3 से पावर कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बचता है, 8x, ये हमारा आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि यदि एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल 2/3 के लिए एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स है, f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3/6x माइनस 4 दिया हुआ है और x नॉट इक्वल टू 2/3 दिया, यानी कि x की वैल्यू 2/3 इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 2/3 मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो देखिए 2/3, 3 से 6 कैंसिल होगा, 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, और अपॉन में 0 आ गया तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये 2/3 हम वैल्यू नहीं रख सकते, इसके अलावा कोई भी वैल्यू का यूज कर सकते हैं ना। उसने जो हमें कहा है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स होगा, यानी कि फंक्शन का संयोजन उसी फंक्शन के साथ करना है और जो आंसर आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए। तो एफ ऑफ एफ निकालते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स लिखा हमने। अब एफ एक्स है तो इसको ब्रैकेट में एफ एक्स लिख दिया, एफ ऑफ ब्रैकेट एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 4x प्लस 3/6x माइनस 4, वो एज इट इज आ गई। अब देखिए यहाँ फिर से एफ है, अब तो ये इस एफ के लिए ये पूरी वैल्यू क्या बनी, ये एक्स हो गया। तो क्या करना है मुझे, f के साथ जो x था उस x को हटाएंगे
और इस वैल्यू को x की जगह पर रख देंगे। तो हमारे पास x कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इस x को हटाऊंगा, इस वैल्यू को रखूंगा, इस x को हटाऊंगा और इस वैल्यू को रखूंगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो यह आएगा 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये आ गया प्लस 3 होल अपॉन 6x, x की वैल्यू ये रही, ये आ गई, फिर माइनस 4 एज इट इज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लूँ, 6x माइनस 4 और 6x माइनस 4, तो 6x माइनस 4 एलसीएम लूंगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 6x माइनस 4 एलसीएम लेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये आ गया। ये 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गए। नाउ इनकी मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 6 जा 18x प्लस 3 माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 माइनस का 12 हो गया। फिर 6 इंटू 4 24x प्लस 6 3 जा 18 माइनस 4 इंटू 6 24x और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। अब यहाँ पर प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, यहाँ पर प्लस 24x से माइनस 24x कैंसिल, 16x प्लस 18x 34x और 18 प्लस 16 34, यहाँ 13 4 से 34 कैंसिल, हमारे पास बचता है x और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं f सच दैट 1 2 3 4 से 10 दिया हुआ है, और जहां f इक्वल 1, 10, 2, 10, 3, 10 और 4, 10 दिया गया है। ये दो चीजें दी गई हैं। अब देखो उसने कहा कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। प्रतिलोम होने के लिए किसी भी फलन का एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। एकेकी और आच्छादक इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ध्यान रखेंगे कि प्रतिलोम कोई भी फलन तभी होगा जब वो एकेकी और आच्छादक हो। तो इसकी हम जांच कर लेते हैं, क्या ये एकेकी और आच्छादक है। अगर ये एकेकी और आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम अवश्य होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि 1 2 3 4 से 10, ये प्रांत के अवयव, ये सह प्रांत के अवयव। तो प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब देखते हैं। तो देखो एक का प्रतिबिंब 10 दिया हुआ है, यहाँ उसने अलग से रिलेशन में बताया गया है कि एक का प्रतिबिंब 10 है, 2 का प्रतिबिंब 10 है, 3 का प्रतिबिंब 10 है और 4 का प्रतिबिंब भी 10 है। अब सबसे पहले बात करते हैं एकेकी होने की। देखो क्या ये फलन एकेकी है? नहीं है, क्योंकि एकेकी होने की कंडीशन क्या है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखना चाहिए। यहाँ पर तो प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है 10, तो इसका मतलब ये एकेकी नहीं है। और अगर ये एकेकी ही नहीं है तो इसके आच्छादक होने ना होने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब f का कोई प्रतिलोम अस्तित्व है ही नहीं। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में सुन दिया g सच दैट 5 6 7 8 से 1 2 3 4, जहां g इक्वल 5 का प्रतिबिंब 4 है, 6 का 3 है, 7 का 4 है और 8 का 2 है। अब इसकी वही जांच कर लेते हैं पहले एकेकी और आच्छादक होने की। अब देखो यहाँ 5 और 7 दोनों के जो प्रतिबिंब है वो 4 है, कॉमन आ गए। इसका मतलब ये एकेकी नहीं हुआ, क्योंकि इन सभी के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। तो अगर एकेकी नहीं है तो इसका मतलब इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। नाउ इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया है h सच दैट 2 3 4 5 से 7 9 11 13। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब दिए हैं 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है और 5 का 13 है। अब देखें ध्यान से बेटा, सभी प्रांत के अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिया गया है। इसका मतलब ये एकेकी है, एकेकी हो गया। अब आच्छादक की जांच करें। देखो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव 7 9 11 13 प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। देखो 7 किसका प्रतिबिंब है? 2 का, 9 3 का है, 11 4 का है और 13 5 का है। तो इसका मतलब सह प्रांत का कोई अवयव नहीं छूटा। तो अर्थात यह जो दिया गया संबंध है ये आच्छादक भी हुआ। तो अगर ये एकेकी और आच्छादक दोनों हैं तो अतः f के प्रतिलोम का अस्तित्व अवश्य होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा सिद्ध कीजिए कि f सच दैट क्लोज इंटरवल -1 से 1 से r fx इक्वल x अपॉन x प्लस 2, ये प्रांत के अवयव हैं और ये सह प्रांत है। ध्यान से समझेंगे इसको, ये प्रांत होगा पहला और ये सह प्रांत होगा। fx इक्वल x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकेकी है, ये सिद्ध करना है हमें कि एकेकी फलन है। फिर उसी में कहा कि फलन f सच दैट -1 से 1 से f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम भी ज्ञात करना है इसका। सबसे पहले एकेकी की बात करते हैं। अब देखिए f सच दैट -1 से 1 से r दिया हुआ है। अब देखिए ये एकेकी अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है वो बहुत छोटा समुच्चय है और यहाँ पर जो समुच्चय बहुत बड़ा समुच्चय है। यहाँ पर क्या आप किसी भी अवयव को यहाँ पर रखेंगे सबका प्रतिबिंब हर बार अलग अलग ही मिलेगा। क्योंकि उसने क्लोज इंटरवल दिया है तो मैं -1 को रख के यहाँ देख सकता हूँ।
अगर मैं यहाँ पर -1 रखूंगा तो -1 अपॉन -1 प्लस 2, तो ये आएगा -1 अपॉन 1, क्योंकि -1 प्लस 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन 1 यानी कि -1 प्रतिबिंब मिलेगा। फिर +1 रख के देख लेते हैं, +1 रखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो 1 अपॉन कितना मिला 3, 1 अपॉन 3 बीच में होगा, तो देखो अलग प्रतिबिंब आ गया। इन दोनों के बीच में 0 होगा, 0 रख सकते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखी तो पूरा ही 0 हो गया, 0 बीच में प्रतिबिंब है। देखो 3 अवयव मैंने रखे और तीनों के मुझे प्रतिबिंब क्या मिले, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हुए, अतः ये क्या हुआ, एकेकी हुआ। अब अगर फलन एकेकी होगा तो उसकी जांच कैसे करते थे, fx1 इक्वल fx2 रखकर, x1 x2 रखकर। तो क्या करेंगे, एक बार x1 रखेंगे और एक बार x2 रखेंगे, तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 और इक्वल x2 अपॉन x2 प्लस 2। तो यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो x1 मल्टीप्लाई x2 प्लस 2 और x2 मल्टीप्लाई x1 प्लस 2, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 2x1 x2 x1 और प्लस 2x2। अब यहाँ से देखिए ये x1 x2 और x1 x2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचता है 2x1 इक्वल 2x2, और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हुआ, तो x1 इक्वल x2, अतः f क्या हुआ, एकेकी प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं इसके प्रतिलोम होने की। तो प्रतिलोम के लिए हमने क्या करना है, जो कंडीशन हम आच्छादक के लिए अप्लाई करते थे सेम वही यहाँ प्रतिलोम के लिए अप्लाई होगा। जिस प्रकार से हम आच्छादक में करते थे कि किस प्रकार से करते थे कि y इक्वल फंक्शन को मान लेते थे, तो वही सेम यहाँ पर प्रतिलोम के लिए होता है। आच्छादक कहना या प्रतिलोम कहना एक ही बात हुई। आच्छादक में हम क्या करते थे कि सह प्रांत के अवयवों की जांच करते थे, प्रतिलोम भी मतलब वही हुआ कि सह प्रांत से प्रांत की ओर। तो यह आएगा y इक्वल एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल एक्स, यहाँ से y के अंदर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वाई प्लस 2y इक्वल एक्स, या इस 2y को यहीं रहने दें, एक्स वाई को साइड ले जाऊंगा तो कॉमन आ जाएगा x, x कॉमन लूंगा तो यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का y बच देगा। तो ये आया x की वैल्यू अगर निकालूं तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये मेरे पास जो फलन आया है y के पदों में, अगर मैं मानूं x प्रांत का अवयव है और y सह प्रांत का, तो ये क्या मिलता है, मुझे प्रतिलोम मिला है। अब देखिए अब तक क्या था, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, देखिए मैं प्रांत का अवयव रखूंगा और सह प्रांत का अवयव प्राप्त होगा। अब क्या है, मैं सह प्रांत का अवयव रखूंगा और मुझे प्रांत का अवयव प्राप्त होगा, तो हो गया ना उल्टा, प्रतिलोम हो गया। तो ये क्या हुआ, ये प्रतिलोम हुआ, जिसको हम f इनवर्स x भी लिखते हैं या gy भी लिख सकते हैं या सिंपल f इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो वो क्या हुआ, प्रतिलोम को डिनोट करना हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा यदि fx इक्वल 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r से r पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। देखिए f व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फलन कहा गया है कि व्युत्क्रमणीय है अर्थात वो एकेकी और आच्छादक दोनों होगा, तो किसी फलन का व्युत्क्रमणीय होने की आवश्यक क्या शर्त होगी कि उसका एकेकी और आच्छादक होना या प्रतिलोम ज्ञात करना, वो एक सब एक ही चीजें हैं। अब fx इक्वल 4x प्लस 3 दिया है और f सच दैट r से r। अब देखिए ये एकेकी अवश्य होगा, क्यों होगा, दोनों ओर समुच्चय मुझे वास्तविक संख्याओं के हैं, मैं यहाँ पर कोई भी संख्या रखूंगा उसका हर बार मुझे भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होगा और जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो इस समुच्चय में पाया जाएगा। आप 1 रखें, 4 इंटू 1 प्लस 3 7 प्रतिबिंब है, 0 रखूं 4 इंटू 0 0 प्लस 3 3 वो भी प्रतिबिंब है, माइनस की वैल्यू रखें प्लस की वैल्यू रखें रेशनल नंबर रखें, सब के सब अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये एकेकी होगा। और अगर एकेकी है तो इसकी जांच fx1 इक्वल fx2, यानी कि 4x1 प्लस 3 इक्वल 4x2 प्लस 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो 4x1 इक्वल 4x2 और 4 से 4 कैंसिल तो x1 इक्वल x2, अतः f क्या हुआ, एकेकी हुआ। पुनः आच्छादक के लिए जांच कर रहे हैं। अब माना y इक्वल 4x प्लस 3 है, देखिए आच्छादक भी अवश्य होगा क्योंकि दोनों ओर जो हमारे समुच्चय है वो समान है, तो जो भी यहाँ अवयव होंगे वो किसी न किसी इधर के अवयव के प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल 4x प्लस 3, यहाँ से 3 को इस साइड लाएंगे तो y माइनस 3 इक्वल 4x हुआ, या 4 से डिवाइड कर दूं तो x इक्वल वाई माइनस 3 अपॉन 4। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर मैं सह प्रांत का कोई भी अवयव रखूं तो प्रांत का किसी ना किसी अवयव जरूर मिलेगा। देखिए y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो क्या होगा, 0 माइनस 3 अपॉन 4 यानी कि माइनस 3 अपॉन 4, और माइनस 3 अपॉन एक्स में जरूर होगा यानी कि इस r में जरूर होगा, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर सारी संख्याएं मिल जाएंगी, अर्थात यह आच्छादक भी हुआ। तो हम लिख सकते हैं चूंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है। अब चूंकि f एकेकी और आच्छादक दोनों हैं, अतः f क्या हुआ, व्युत्क्रमणीय भी हुआ। उसने सवाल में इसका प्रतिलोम भी पूछा था, तो ये प्रतिलोम ही तो मिला है, यही हमारा प्रतिलोम है। अतः f इनवर्स x इक्वल जी वाई इक्वल वाई माइनस 3 अपॉन 4 इसका प्रतिलोम प्राप्त हुआ।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।